नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 11 मई को देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत के फोगमैन की नई खोज, मेंढकों की खोजी 14 नई प्रजातियां। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तैयार की पानी में फ्लोराइड की पहचान करने के लिए एक किट। लोगों तक तकनीक पहुंचाने के लिए अब कर रहा है तकनीक का हस्तांतरण। हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने भी एक दवा में प्रयोग होने वाले एक एंजाइम को तैयार करने की तकनीक को किया हस्तांतरित। कचरे से ऊर्जा के लिए विशेष तौर पर गठित की गई टास्क फोर्स ने योजना आयोग को सौंपी अपनी रिपोर्ट। और खोज खबर में जानेंगे क्यों और कैसे प्रौद्योगिकी का विकास है समाज का विकास। और अब खबरें विस्तार से। हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस साल भी देश भर में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा पिछले 9 मई को दिल्ली स्थित रमन ऑडिटोरियम में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में IIT मद्रास में कार्यरत प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने विद्युत क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे नए प्रयोगों का अपना व्याख्यान दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 9 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने प्रौद्योगिकी और नवाचार संभव बनाने में सहायक विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन ने की। अपने संबोधन में प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला ने उनके द्वारा विकसित नई प्रणाली अनइंटरप्टेड डायरेक्ट करंट यानी UDS और उसके द्वारा विकसित नई प्रणाली के माध्यम से शिक्षा और ऊर्जा कमी से संबंधित विषयों को उठाया। अनइंटरप्ट डायरेक्ट करंट यानी अबाधित प्रत्यक्ष करंट अपने आप में अपनी तरह की व्यवस्था है, जिसमें ब्लैकआउट परिस्थितियों में भी ग्रिड से अबाधित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस तकनीक को प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला एवं प्रोफेसर भास्कर रामामूर्ति एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के उनके समूह ने विकसित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन ने नवाचारों और प्रौद्योगिकी पर जोर देते हुए इनके द्वारा जनमानस की समस्याओं के समाधान करने के साथ ही इस क्षेत्र में अवसरों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए ATM मशीन, मोबाइल फोन और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों का उदाहरण दिया, जिन्हें आज जनता अपने जीवन में उपयोग कर रही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में भी 12 मई को टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया, जिसमें भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव ने शिरकत की। कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन डॉक्टर RK सिन्हा भी उपस्थित थे। प्रोफेसर CNR राव ने रसायन विज्ञान के इतिहास पर अपना व्याख्यान दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में 12 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रोफेसर राव ने बार्क के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। रसायन विज्ञान की उपलब्धि भरे अतीत एवं चुनौतीमय भविष्य के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रोफेसर राव ने होमी भाभा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मानों से सम्मानित बार्क शोधकर्ताओं से बातचीत करते हुए युवा शोधकर्ताओं को उनके वैज्ञानिक लक्ष्यों को ऊंचा बनाने के लिए प्रेरित किया। My own vision for India is, in the 20-30 years, America will be very old, Japan will be very, very old, China also is becoming old, Japan is so old that there are no people at all for teaching, for nursing, for as doctors, engineers. So the entire world, when it is getting old, India is the youngest country in the world. Till 2050, 2060, India will continue to be young. So the entire world will need not be taken by military force. Indian manpower, Indian technology power can actually be running the world. परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन RK सिन्हा ने बताया कि बार्क द्वारा रसायन विज्ञान विभाग ने उच्च प्रौद्योगिकी रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के साथ ही सामाजिक सरोकारों वाली तकनीक का भी विकास किया है।
बार्क द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को इस अवसर पर जनता के लिए खोला गया, जिसमें विज्ञान संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे आधारभूत रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और ऊर्जा क्षेत्रों से लेकर सामाजिक अनुप्रयोगों जैसे स्वास्थ्य और कृषि आदि में विकसित प्रौद्योगिकियों को दर्शाया गया। ये प्रदर्शनी 1 महीने तक देखी जा सकेगी। इसके अलावा इस प्रदर्शनी को 16 मई को वर्ली, मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र में भी प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एस.डी. बीजू ने वेस्टर्न घाट के जंगलों से एक विशेष मेंढकों की 14 नई प्रजातियां खोज निकाली हैं। डॉक्टर बीजू मेंढकों की इन नई प्रजातियों पर पिछले 12 साल से काम कर रहे थे। उन्हें भारत के फोगमैन के नाम से भी जाना जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं अपनी ये रिपोर्ट। भारत के पश्चिमी घाट की जैव विविधता से संबंधित एक रोचक अध्ययन में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभामा दास बीजू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने डांसिंग फ्रॉग यानी नर्तक मेंढकों की 14 नई प्रजातियों को भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में खोजा है। डॉक्टर बीजू को भारत का फ्रॉगमैन भी कहा जाता है। उनके सह शोधकर्ताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय की सोनाली गर्ग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के केवी गुरुराजा, योगेश शौक और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे के संदीप एवी ने पिछले 12 वर्षों के दौरान पश्चिमी घाट के मेंढकों का अध्ययन किया है। इस दल ने हाल ही में पश्चिमी घाट के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र क्षेत्र में डांसिंग फ्रॉग की नई प्रजातियों को खोजा है। डांसिंग फ्रॉग की ये नई प्रजातियां स्थानीय हैं, जिन्हें मिक्रिक्सेलाडेई और विशेषकर एक जीनस माइक्रीजेलस के रूप में जाना जाता है। इन प्रजातियों का उद्भव तकरीबन 8.5 करोड़ साल पहले का माना जाता है। भारत में डांसिंग फ्रॉग के बारे में जानकारी काफी सीमित है। अभी तक केवल 11 प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। डॉक्टर बीजू एवं उनके समूह द्वारा इस नई खोज के बाद अब इन प्रजातियों की संख्या 25 हो गई है। डांसिंग फ्रॉग को ये नाम इसके अद्वितीय प्रजनन व्यवहार के कारण दिया गया है, जिसमें ये फुट फ्लैशिंग करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के बहाव की आवाज का सहवास क्रोक्स की ध्वनि में बाधा बनने के कारण नर मेंढक प्रजनन के दौरान मादा मेंढक को आकर्षित करने के लिए पैर बाहर की ओर करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में प्रजातियों को खोजा गया है। इन खोजी प्रजातियों के बारे में अधिक जानकारी भी दी गई है। ये खोज भारत के पश्चिमी घाट में जैविक विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज विश्व में उभयचरों की 32% प्रजातियों पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। पश्चिमी घाट वैश्विक उभयचरों का हॉटस्पॉट है और ये विशिष्ट खोज उभयचरों की जनसंख्या के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। देश के लगभग 17 राज्यों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई जाती है। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने आसानी से फ्लोराइड की पहचान करने की एक किट तैयार की है। मध्य प्रदेश में इस किट को पहचानने के लिए बार्क और श्रीनाथ जी कायाकल्प रेमेडीज के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें इस किट की तकनीक का हस्तांतरण किया गया। इससे पहले भी बार्क 4 कंपनियों को ये तकनीक दे चुकी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने भूजल में फ्लोराइड की जांच के लिए फ्लोराइड टेस्ट किट का विकास किया है। मध्य प्रदेश क्षेत्र में इस किट के विकास के लिए 13 मई को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने श्रीनाथ जी कायाकल्प रेमेडीज को इसकी तकनीक हस्तांतरित की। हमारे देश के 15 राज्य भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता की समस्या से प्रभावित हैं। The fluoride detection, which is developed in chemistry group, now is circulating all over the country. Particularly, as you know, that there are 15 states in the country which have the fluoride problem, and it's a very simple kit which can be used to detect fluorine and determine whether the water is safe for drinking or not. वैज्ञानिकों के अनुसार पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा का सुरक्षित स्तर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होता है, लेकिन हमारे देश के अनेक स्थानों में फ्लोराइड का स्तर तकरीबन 50 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसके कारण इन राज्यों में युवाओं के साथ ही बच्चे भी फ्लोराइड से संबंधित विभिन्न बीमारियों का शिकार होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रसायन समूह ने अपनी हैदराबाद स्थित नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स लैब में
पानी में फ्लोराइड की जांच के लिए विजुअल डिटेक्शन किट का विकास किया है, जिसमें पानी में एक रसायन मिलाया जाता है। ये किट कम लागत की होने के साथ ही सरलता से उपयोग की जा सकती है। Today, if you see, groundwater is the major source of water for drinking, and in many areas of India, you find that they are contaminated, mainly with arsenic or fluoride and iron. BRC has a technology for detection as well as removal from these things. There are issues related to the health issues. Now, if your intake of fluoride is more than the prescribed limit, you have a lot of problems. So our BRC chemistry group and chemical engineering group, they work together and come out with technologies for fluoride detection, removal, and these technologies we offer to industry on a non-exclusive basis at a very reasonable rate. इस किट का उपयोग करके फ्लोराइड के स्तर की जांच की जा सकती है। असल में रसायन को जल में मिलाने से उसके रंग में परिवर्तन को देखकर फ्लोराइड के स्तर को जांचा जा सकता है। इस किट के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती और इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। So in this method, what we do is that we take one part of the reagent and mix it with 4 parts of the sample groundwater, and if you get a pink color, it means the water is deficient of fluoride. If the sample color is pink, then its level is 1 ppm and it is safe to drink. However, if the color becomes yellow after adding the reagent, then it is toxic. एमपी के में 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में फ्लोराइड डिटेक्ट हुआ है। इसके बेस पे जब हमने सर्च किया काफ़ी लेबों से और इस पे, तो देखा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टेक्नोलॉजी वन ऑफ द अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके रिजल्ट इंस्टेंट एक लेमैन फील्ड में जाकर पानी को टेस्ट कर सकता है कि पानी में फ्लोराइड कितने ppm कितने लेवल का है। इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वो लें और कम्युनिटी को एक अच्छा पानी पीने के लिए अवेलेबल कराएं। यूनिसेफ द्वारा इस प्रौद्योगिकी को विश्व की 18 प्रौद्योगिकियों में से एक प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में शामिल किया गया है। अब तक इस प्रौद्योगिकी को 4 विभिन्न कंपनियों को दिया गया है और इस प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रामीण भारत, विशेषकर तेलंगाना, सीमांत क्षेत्र, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जल्द ही इस प्रौद्योगिकी का उपयोग मध्य प्रदेश में भी हो सकेगा। CSIR के हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने एक दवा में प्रयोग होने वाले एंजाइम को तैयार करने की तकनीक कोलकाता की एक कंपनी फाइटोबायोटेक को हस्तांतरित की। सुपर ऑक्साइड डिम्यूटेज नाम की ये एंजाइम हिमालय में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसे विशेष रूप से CSIR के वैज्ञानिकों ने खोजा था। CSIR के एक संगठन हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने अपने औद्योगिक भागीदार फाइटोबायोटेक कोलकाता के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बेजोड़ ऑटोक्लेवेबल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटासे एंजाइम के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को औपचारिक रूप देना है। इसकी लाइसेंसिंग से CSIR और उद्योग मिलकर वांछित स्तर के SOD का व्यावसायिक उत्पादन कर सकेंगे। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटासे यानी SOD नामक इस एंजाइम की खोज CSIR के संगठन IHBT द्वारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 10,000 फुट के अधिक की ऊंचाई पर एक सर्वेक्षण के दौरान की गई थी। इस एंजाइम को पोटेंटिलास्टो सैंगुनिया पौधे से प्राप्त किया जाता है जो बर्फ आच्छादित क्षेत्रों में उगता है। शोधकर्ताओं ने इस एंजाइम के उत्पादक जीन का क्लोन बनाकर इससे बहुत अधिक मात्रा में एंजाइम बनाए और इन एंजाइम्स की मदद से तापीय स्थिरता प्राप्त की। जहां सामान्य एंजाइम केवल विशिष्ट और छोटे परास के pH और तापमान में कार्य करते हैं, वहीं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटासे को इसके स्थायित्व और 0 से 40 डिग्री तापमान के मध्य प्रभावी पाया गया है। इसका इस्तेमाल प्रसाधन सामग्री, भोजन और फार्मास्यूटिकल उद्योगों में जैसे बुढ़ापा विरोधी क्रीम विकसित करने एवं फलों और सब्जियों की डिब्बाबंदी को सुरक्षित बनाने और क्रायोसर्जरी आदि में किया जा सकेगा, जिससे ये खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकेगा। पिछले सप्ताह कचरे से ऊर्जा के लिए विशेष तौर पर गठित की गई टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सौंप दी है।
इस टास्क फोर्स का गठन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। इस रिपोर्ट में नगर निगमों द्वारा कचरा निपटाने के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट को दिशा निर्देश देने वाले दस्तावेज के रूप में समन्वित कचरा प्रबंधन के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी भेजा जाएगा। कचरे से ऊर्जा पर गठित एक विशेष समिति ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में नगर निगमों द्वारा कचरा निपटान के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में शहरों का कचरा इकट्ठा करना, उसमें कमी लाने एवं कचरे के कुशल निपटान के लिए सही प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस समिति ने तकनीकी विकल्पों का मूल्यांकन किया और संसाधन बढ़ाने तथा वित्तीय तंत्र और संस्थागत प्रबंधों में वृद्धि करने की दृष्टि से और कचरे से ऊर्जा तैयार करने की विभिन्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर विचार किया। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कचरे की मात्रा और गुणवत्ता क्या है और उसके निपटान के लिए क्या टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है तथा वित्तीय रूप से ये कितनी व्यवहार्य है। इस कार्यबल को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी तरीके को सतत कचरा प्रबंधन के लक्ष्य प्राप्त करने और सेवा देने का उपयुक्त तरीका माना गया है। इस रिपोर्ट में पीपीपी मोड के जरिए कचरे से ऊर्जा तैयार करने की परियोजनाएं शुरू करने के तरीके दिए गए हैं। ये रिपोर्ट दिशा निर्देश देने वाले दस्तावेज के रूप में समन्वित कचरा प्रबंधन के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजी जा रही है। उम्मीद है कि वहां पर ये नगर निगमों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम बनाने में समुचित सहायता करेगी। शहरी भारत में इस समय नगर निगमों के पास प्रतिदिन 1,70,000 टन कचरा आता है। इसका सिर्फ 19% शोधित किया जाता है और बाकी कचरे के मैदान में डाल दिया जाता है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। देश में इस कारण चिंताजनक स्थिति को देखते हुए इस रिपोर्ट में ऐसी नवाचारी प्रौद्योगिकी के विकास की बात कही गई है जिनमें कचरे के दहन से विद्युत बनाई जाती है। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 12 मई 2014 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर 35 नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार में सम्मान पत्र के साथ 50,000 रुपए एवं मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आज नर्स सबसे बड़ा कार्यबल है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्षों में नर्सों की भूमिका और जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ी हैं। इस सप्ताह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक श्री अविनाश चंदर ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधा रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज पेंटारेल सुपरसोनिक ट्रैक का उद्घाटन किया। ये 4 किलोमीटर लंबा RTRS पेटा ट्रैक इसरो के अभियानों के लिए आवश्यक पेलोड, मिसाइल्स और वायुयानों के लिए दिशा निर्देशन और आधुनिक लड़ाकू यानों आदि के लिए पेलोड डिलीवरी आदि जटिल सिस्टमों के परीक्षण के लिए व्यापक रूप से उपयोगी होगा। इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया ये ट्रैक उच्च स्तर का भार वहन कर सकता है। परीक्षण की ये सुविधा भारत में रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के उत्पादन को गति प्रदान करेगी। अब भारत विश्व के ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास परीक्षण की ये अद्वितीय तकनीक उपलब्ध है। भारत में लोगों में जीनोमिक्स आधारित निदान उपचारों को सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज ने मजूमदार शॉ मेडिकल फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। स्ट्रैंड एक जीव विज्ञान एवं नैदानिक जीनोमिक्स में कार्यरत वैश्विक कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस साझेदारी के तहत बेंगलुरु स्थित मजूमदार शॉ सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च ईसा ट्रांसलेशनल लैब स्थापित की जाएगी। ये प्रयास कैंसर और अन्य आनुवांशिक रोगों के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा उपचार की एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछले सप्ताह युवा माताओं को शिक्षित और मार्गदर्शित करने के लिए एक हेल्पलाइन आरंभ की गई थी। ये हेल्पलाइन नंबर 919643822920 है, जो प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी सेवाएं देगा। ये हेल्पलाइन रात में भी कॉलबैक सेवा प्रदान करती है।
इस हेल्पलाइन का प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा जो ऐसे जोड़ों को भावनात्मक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करेंगे जो गर्भपात से प्रभावित हैं। इस हेल्पलाइन से माओं में स्तनपान से जुड़े डर से संबंधित सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। आजादी के बाद से ही हमने विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और उसी का नतीजा है कि आज तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अपनी एक खास जगह बना ली है। हर क्षेत्र में आज हमने महारत हासिल कर ली है। कैसे टेक्नोलॉजी आज विकास की राह बनी है, देखते हैं अपने सेगमेंट इन फोकस में। राष्ट्र ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के उत्सव के रूप में 11 मई को एक और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। ये दिन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धी युग में नवाचार की आवश्यकता के महत्व का प्रमाण है। भारत आजादी के बाद से आज विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मुख्य भूमिका में उभरा है। इस क्षेत्र में निरंतर नए आधुनिक शोध कार्य हो रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकियों का उपयोग कृषि क्षेत्र की अवधारणा से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष, नाभिकीय विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में किया जा रहा है। एक प्रौद्योगिकी देश होने के कारण हम आज वैश्विक चुनौतियों और उनके व्यवहारिक समाधान के लिए संसाधनों की पेशकश कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पिछले 67 वर्षों से भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र ने भारत के कृषि क्षेत्र को बहुत फायदा पहुंचाया है। खेती के तरीकों, उन्नत सिंचाई पद्धतियों का विकास और बेहतर उपज, रोग प्रतिरोधी फसल किस्मों संबंधी नवाचारों ने खाद्यान्न उत्पादन में अपनी भूमिका निभाई। आज भारत खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर है। आज भारत में कृषि और खाद्य उत्पादन में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित बायोटेक पार्कों का केंद्र बनकर उभरा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के विकास और किफायती और प्रभावी जेनेरिक दवाओं के निर्माण से देश में मृत्यु दर में कमी हुई है। आज हम पोलियो और चिकन पॉक्स मुक्त देश हैं। दूरसंचार और संचार प्रौद्योगिकियों ने विचारों के आदान प्रदान एवं संचार के अभिनव माध्यमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोबाइल फोन का व्यापक उपयोग ऐसी प्रौद्योगिकियों का केवल एक सामान्य उदाहरण है जिनका जनमानस के जीवन पर प्रभाव देखा गया है। ऐसी प्रौद्योगिकियों का योगदान हमारे देश के समग्र विकास में भी देखा गया है। संस्थाओं का कंप्यूटराइजेशन एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी संस्थाओं में रेलवे सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन आदि शामिल हैं, जिनमें प्रौद्योगिकियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक भूमिका में है। भारत आज स्वयं उपग्रह निर्माण संबंधी डिजाइन और प्रक्षेपण में विशेषज्ञता हासिल कर चुका है। भारत द्वारा इस दिशा में पहली बार 1975 में प्रयास किए गए थे। तब से लेकर अब तक भारत ने 74 भारतीय उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। हालिया चंद्रयान और मंगलयान मिशन भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सामर्थ्य को दर्शाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में व्यापक क्षेत्रों में देखे गए हैं, जिनमें बचाव कार्य, आपदा प्रबंधन, विमानन, समुद्री नेविगेशन, पर्यावरण निगरानी, कृषि एवं जल प्रबंधन सहित अनेक ऐसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है। 11 मई 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण में सफलतापूर्वक नाभिकीय परीक्षण करते हुए देश को नाभिकीय शक्ति संपन्न देश बनाया। आज देश में उन्नत नाभिकीय प्रौद्योगिकियों का विकास स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में किया जाएगा, जिसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ेगा। ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास से हम ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों ने इसे वैश्विक उत्कृष्टता प्रदान की है। भारत द्वारा चलाए जा रहे नैनो मिशन के कुछ उपयोगी उत्पादों का विकास किया है, जिनमें नैनो हाइड्रोजेल आधारित आई ड्रॉप, आर्सेनिक और फ्लोराइड हटाने वाले वाटर फिल्टर, नैनो सिल्वर आधारित प्रतिजीवाणु कपड़े की परत आदि प्रमुख हैं। भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों के ये कुछ सतही उदाहरण भले ही नजर आते हैं, लेकिन यदि कोई इनका गहराई से अध्ययन करे तो पता चलेगा कि किस प्रकार प्रौद्योगिकियों की मदद से समाज में सामाजिक आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है।
प्रौद्योगिकियों के हालिया विकास एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान और उनसे विकसित उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को समझने की जिम्मेदारी शोधकर्ताओं के साथ आज जनमानस की भी है, ताकि समग्र विकास से देश प्रगति की राह पर बढ़ता रहे। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। ब्रिटिश रसायनविद डोरोथी मेरी क्रोफुट हॉजकिन का जन्म 12 मई 1910 को हुआ था। उन्होंने पेनिसिलिन, विटामिन B12 एवं इंसुलिन जैसे कार्बनिक घटकों के अणुओं की त्रि-आयामी संरचनाओं के अध्ययन के लिए एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान का उपयोग किया। उन्हें इस कार्य के लिए सन 1964 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मई 1857 को प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म भारतीय शहर अल्मोड़ा में हुआ था। उन्होंने पहली बार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की व्याख्या की। रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि किस प्रकार मलेरिया परजीवी शरीर के अंदर पहुंचता है। उनकी इस खोज ने मलेरिया के उपचार को संभव बनाया। 14 मई 1796 को चिकन पॉक्स का पहला टीका विकसित किया गया था। इससे संबंधित प्रयोग को ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 8 साल के लड़के पर किया था। जेनर ने काउपॉक्स जीवाणु का उपयोग करते हुए चिकन पॉक्स टीके का विकास किया। डॉक्टर एडवर्ड जेनर का जन्म भी 17 मई 1749 को हुआ था। डॉक्टर जेनर ने ही पहली बार वायरस यानी विषाणु शब्द से परिचित कराया था। 15 मई 1958 को रूस ने स्पुतनिक 3 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ये विश्व की पहली स्वमार्ग निर्देशित अंतरिक्ष प्रयोगशाला थी। इसका वजन 1327 किलोग्राम था, जिसके 12 अलग अलग उपकरणों का उपयोग खगोलीय आंकड़ों को अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर भेजने के लिए किया गया था। ये 8 अप्रैल 1960 तक अपनी सेवाएं देता रहा। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।